ठीक है, बाकी चीज़ें हमारी क्या है, यूज़ ही नहीं हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। ये आप सीधा बोलोगे कि रिसोर्स वर अंडर यूटिलाइज्ड, हमारे जो रिसोर्सेज थे वो अंडर यूटिलाइज्ड। तो इसका क्या सॉल्यूशन था, और ये 90s इस समय के टाइम पे ये बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, आधे टाइम हमारा रिसोर्स जो है रैम और सीपीयू आइडियल रहता था, और हम कुछ कर भी नहीं सकते थे उस समय। तो किसी ने सजेस्ट किया कि वाई कांट यू रन टू एप्लीकेशन, अगर आपको लगता है कि इसमें अभी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन चला है और 16 GB ही रैम यूज हुई है, तो हम लोग दो एप्लीकेशन क्यों नहीं चला लेते। तो ठीक है, अब कोई एक एप्लीकेशन हमें आइडियली डिप्लॉय करना था, तो हमने उसके रिगार्डिंग जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए थे वो कर दिए, कोड प्लस लाइब्रेरी जो जो इंस्टॉल करनी थी वो हमने इंस्टॉल कर दी, और जो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हमें रिक्वायर्ड थी उस एप्लीकेशन के लिए वो हमने सर्वर में पेस्ट कर दिया, एप्लीकेशन चलने लगा। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि बट रिसोर्सेस वर अंडर यूटिलाइज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि उसमें 20 GB रैम यूज हुआ जबकि 128 GB उसकी कैपेसिटी थी। हम लोग चाहते तो उसमें दो दो तीन तीन एप्लीकेशन चला देते, तो रिसोर्सेस हमारे यूटिलाइज हो जाते, बट ऐसा हम नहीं कर सकते बिकॉज उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि वी नीड आइसोलेशन बिटवीन एप्स। आप जब मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो हमें क्या है, एक आइसोलेशन प्रोवाइड करना होता है, जबकि आप तो कॉमन ओएस यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपने सपोज ये वाला प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया और एक और जावा का प्रोजेक्ट था वो भी डिप्लॉय कर दिया। आपने सोचा कि अभी भी सिर्फ 40 GB यूज़ हुआ है, एक और जावा का प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें कुछ आइसोलेशन मेंटेन करना होता है बिटवीन एप्लीकेशन। और दूसरी चीज़ कि इफ़ वी रीस्टार्ट आवर वन एप्लीकेशन, अगर हमें एक एप्लीकेशन रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो हमें मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और मशीन रीस्टार्ट हुई तो दूसरा एप्लीकेशन भी रीस्टार्ट होगा। इफ़ वी रीस्टार्ट आवर सर्वर फॉर वन ऐप देन अदर ऐप विल ऑल्सो फेस डाउन टाइम। ठीक है, जैसे कि
संजय ने बोला कि इस पर 3 एप्लीकेशन चला लेते हैं, 2 जावा के चला लेते हैं, एक नोड का चला लेते हैं, रैम और सीपीयू यूटिलाइज्ड हो जाएगा। बट सपोज उसमें से कोई एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको अब रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट है, वो एप्लीकेशन के चेंजेस तभी वर्क करेंगे जब मशीन को रीस्टार्ट किया जाएगा। तो ये पूरा सर्वर हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और रीस्टार्ट करने पे फिर अदर एप्लीकेशंस को भी रीस्टार्ट होना पड़ेगा, तो डाउन टाइम आएगा। थर्ड, ठीक है, सपोज इसमें एक नोड का एप्लीकेशन और 2 जावा के एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो हो सकता है जावा 1 का जो एप्लीकेशन है वो कोई ऐसी प्रोसेस यूज़ कर रहा है कि जावा 2 भी उस प्रोसेस को यूज़ करना चाहता है, तो फिर वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक प्रोसेस एक ही बार में इनिशिएट होगी। अदर कैन रीड, अगर वो रीड करना चाहता है तो रीड कर सकता है, बट कोई प्रोसेस राइट कराने के लिए, होल्ड करने के लिए, तो दूसरा एप्लीकेशन वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जब हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक मशीन में चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं लिख देता हूँ कि इफ JVM इज यूज्ड तो ये ऐप 2 को नहीं यूज कर सकता। सिमिलरली कि इफ वन एप्लीकेशन नीड्स Java 11 and other needs Java 17, then they cannot run simultaneously। ठीक है, अगर किसी को एक दूसरा वर्जन का सॉफ्टवेयर चाहिए, किसी को दूसरे वर्जन का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप एक साथ 2 सॉफ्टवेयर एक साथ रन नहीं कर सकते। आप 2 वर्जन्स मेंटेन कर सकते हो, बट एक साथ वो रन नहीं कर सकते, क्योंकि कई कॉमन प्रोसेस होंगी, कई कॉमन फाइल्स होंगी जो जावा 11 भी यूज़ करेगी, जावा 17 भी यूज़ करेगी। तो जब जावा 11 यूज़ कर रहा होगा तो वो बोलेगा कि ऑलरेडी इन यूज़ या कैन नॉट ओपन दिस फाइल, इट इज़ बीइंग लॉक्ड बाय अदर प्रोसेस। तो इस टाइप के बहुत इश्यूज आते हैं जब आप सेम एप्लीकेशन, मतलब सेम टाइप के एप्लीकेशंस को सिंगल सर्वर में यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम आ रही है ना कि आप एक सर्वर अंडर यूटिलाइज्ड है, आपका जो मशीन है वो 128 GB है, सिर्फ 20 GB यूज़ हुआ है, बाकी यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो आप सेम एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हो अदर, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एप्लीकेशन अलग अलग हैं बट दे नीड कॉमन सर्विसेज, तो आप नहीं कर पा रहे हो। तो इस टाइप के इशूज बहुत आते थे, तो कंपनीज क्या करती थी ना, 32 32 GB के 4 सर्वर खरीद लाए, 64 GB के 2 खरीद लाए, इस टाइप से उनको सर्वर पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट खर्च करनी पड़ती थी। बट मार्केट में इन 2000 के समथिंग एक नई टेक्नोलॉजी आई, और उस टेक्नोलॉजी ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया कि हाँ, अब आप मल्टीपल सर्वर्स को, मल्टीपल एप्लीकेशन ईजिली चला पाओगे। और वो कंसेप्ट था हमारा वर्चुअलाइजेशन का। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग सिंगल सर्वर में आइसोलेशन कर सकते हैं। तो वो कैसे वर्क करता था कि कंसेप्ट सेम था कि जैसे हम लोग एक सर्वर खरीद के लाए,
मार्केट से, और वो था हमारा, समझे, हमारे जो हार्डवेयर है वो 128 GB रैम और 32 CPU का लेकर आए। देन उस हार्डवेयर में हम लोग क्या इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे। अब इस बार क्या कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं कि हमने एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जिसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो वर्चुअलाइजेशन करते हैं, और वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मान लो मैंने यूज़ कर लिया सिट्रिक्स, या ओरेकल का वर्चुअल मशीन भी आता है, बहुत सारे आते हैं। जैसे सपोज अभी के लिए हमने सिट्रिक्स यूज़ कर लिया। इस वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम या आइसोलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा समझिए कि वो जो बड़ा सा सर्वर था ना, उसी पर हमने दो छोटे छोटे कंप्यूटर्स बना दिए। और ये समझो 128 GB था तो 64 GB मैंने इसको एलोकेट कर दिया, और 32 CPU था तो 16 CPU इसको एलोकेट कर दिया। सिमिलरली इसको कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर फिर हम अलग से एप्लीकेशन ये पूरा का पूरा सेटअप करेंगे। तो इसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, और फिर वो सेम सेटअप हो गया कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन यू कैन इंस्टॉल ऑल द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर फॉर योर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर आ जाएगा, देन आप उस पर अपने कोड और लाइब्रेरीज रख सकते हो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं आप वो मेंटेन कर सकते हो, और आपका एप्लीकेशन वर्क करने लगेगा। तो इस तरह क्या हो रहा है कि आप एक ही सर्वर में, ऐसा लगेगा जैसे दो कंप्यूटर चल रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर एक दूसरे से आइसोलेटेड है, एक दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया हमारा। सपोज अब ऐप 1 मुझे डिप्लॉय करना था यहाँ, और ऐप 2 करना है मुझे यहाँ, तो मैं आराम से इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पे आप क्या रखोगे, सॉफ्टवेयर्स रखोगे जो जो आपको ऐप 1 के लिए चाहिए, प्लस कोड, और जो जो लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी है वो कॉन्फ़िग फाइल्स आपको जो भी चाहिए वो सब सेटअप कर। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मशीन, क्योंकि एक्चुअल में तो आप एक रैक खरीद के लेकर आए हो, पूरा बेयर मेटल लेकर आए, और उस पर आपने क्या किया, वर्चुअलाइजेशन यूज करके इस वर्ड को, इस ब्लॉक को ही हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मशीन। तो ये आपकी होगी VM1, और इस साइड हो गया आपका VM2। ठीक है, इसने क्या हेल्प कर दिया कि अब आपकी सिंगल मशीन सिंगल ना होके मल्टीपल आप उसको ब्रेक कर सकते हो। पहले क्या था कि वो पूरा अलग ही सेपरेट लेकर आना पड़ता था। ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे 32-32 के 4 चाहिए, तो आप उसमें 32-32 के 4 पार्टीशंस या 4 वर्चुअलाइजेशन करके 4 वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। क्लियर हुआ वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन करते कैसे हैं, वो कैसे करते कैसे हैं मतलब, ये एक सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में वर्चुअलाइजेशन, जैसे अभी ये ओरेकल का VM डाउनलोड करोगे ना, ओरेकल वर्चुअल मशीन, ओरेकल VM बॉक्स, ये रहा।
आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अंदर आपको जितने मशीन बनाने हैं आप उतने मशीन बना सकते हैं। ट्राई करें। इसको आप इंस्टॉल करके अब इसमें आप लोग क्या करोगे, जो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं ना इसके ऊपर की साइड, जैसे ये गेस्ट ओएस में आपने ले लिया कि मैं इसमें लूँगा सपोज सेंटोस। VMware भी है ना? क्या? हाँ, VMware, Citrix बहुत सारे हैं, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये हो गया आपका ओवन। तो आप अब क्या कर पा रहे हो कि सिंगल सर्वर पे, इसको हम बोलते हैं रैक, सिंगल रैक पे हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और इसको बोला जाता है होस्ट सर्वर। इसी के ऊपर ये चीज़ प्लान है। ठीक है, अभी तो मेरा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे मशीन पे, ठीक है। तो इसके ऊपर में जैसे उसको इंस्टॉल करेंगे तो फिर क्या करेगा वो? आप जैसे ये दो चीज़ें आपके पास है, आपके पास आपका रैम और सीपीयू है, आपने उसमें विंडोज़ डाल रखा है। कितना सिस्टम अभी आपके पास है? ये दो चीज़ें। आपका जो लैपटॉप है वो यही तो है, आपके पास हाँ। रैम है, सीपीयू है और उसके बाद से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। अब आपको उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन का कोई भी एक टूल यूज़ करना पड़ेगा, जैसे ओरेकल का वर्चुअल मशीन बॉक्स करके। ठीक है, ओके। ये वाला हमने इंस्टॉल करना है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो फिर इसके अंदर पार्टीशंस मांगेगा वो कि कितने जीबी रैम। सपोज अगर मेरे सिस्टम की मशीन मेरे इसकी रैम है 32 GB, तो मैं क्या कर सकता हूँ 16-16 के दो पार्टीशंस उसमें वर्चुअल बॉक्स में एलोकेट कर दूंगा कि आपको इतना रैम और इतना सीपीयू यूज़ करना है। फिर वो बोलेगा अब मुझे वर्चुअल मशीन, ये जो गेस्ट ओएस है ना, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम दो, तो .img फाइल हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे मुझे अगर उबंटू की डाउनलोड करनी है, ठीक है, तो ये 4 GB के समथिंग होगा डाउनलोड करने लिनक्स का के करना लिए। है तो क्या? लिनक्स। लिनक्स का कोई फ्लेवर ही तो करोगे, उबंटू सेंटोस कली लिनक्स। तो इतना बड़ा क्यों होगा, 4 GB क्यों? तो लाइट वेट होता है ना। ये अरे तो वो CLI बेस्ड वाले लाइट बेस होते हैं ना, ये तो हमारा वो है, ये पूरा पूरा फुल है, यूआई बेस्ड है। यूआई तो नहीं तो उतना हमको है, CLI ही करने हैं। CLI वाला डाउनलोड कर लो। अरे बहुत सारे फ्लेवर अवेलेबल है, आपको तो ऐसे उबंटू CLI बेस्ड ही चाहिए। नौ सौ MB के समथिंग का है साइट पर। ढूंढ रहे मिल जाएगा, मिलता है उसका CLI बेस्ड भी मिलता है। अच्छा, तो ठीक है, उसको इंस्टॉल कर देना है बस। हाँ, तो जैसे उसके अंदर मैंने पहला मशीन में डाल दिया कि मुझे उबंटू का इंस्टॉल करना है, वो आपकी मशीन हो गई। फिर आप सिंपली क्या करोगे, वर्चुअलाइजेशन बॉक्स खोलेगा, बोलेगा कौन से आप मशीन में जाना चाहते हो, मशीन 1 मशीन 2। आपने बोला मशीन 1 में, फिर उसके अंदर आप जाओगे, sudo apt अपडेट वगैरह नॉर्मल जो भी चलाते हो चला के जो जो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं, मैवन करना है, टॉमकैट करना है, इंस्टॉल किया। गिट क्लोन करके आप अपना सॉफ्टवेयर लेकर वो कोड लेकर आए, फिर आपने मैवन इंस्टॉल, मैवन क्लीन पैकेज चला के पूरी लाइब्रेरीज वगैरह चला ली। जो भी कॉन्फ़िग फाइल है लाइक .env फाइल है, कोई और फाइल है जिसमें एडिट वगैरह करना है, आपने वो कर दिया और एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया। सिमिलरली वर्चुअल बॉक्स 2 में जाके, वो वर्चुअल बॉक्स में ही ऑपरेटिंग सिस्टम 2 में जाके वो सारे चेंजेस कर दिए। तो अब क्या हो रहा है, आप सिंगल सर्वर पर ही मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन कर पा रहे हैं। ये बेनिफिट है आपका वर्चुअलाइजेशन। क्लियर है? उसका आइसोलेशन मिल गया? क्या? आइसोलेशन मिल गया इसमें? हाँ, अब जैसे कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ इसी बॉक्स के अंदर रहेगी। इस बॉक्स से कोई लेना देना नहीं। इसके अंदर अगर जावा चलेगा तो जावा अपनी प्रोसेस, अपनी नेटवर्किंग, अपना यूजर स्पेस, अपना सब कुछ यूज़ करेगा। इससे कोई भी शेयरिंग नहीं होगी। सिमिलरली जब आप इसमें जावा इंस्टॉल करोगे, जावा 17 या जो भी कर रहे हो, तो वो सिर्फ इसी इसी के अंदर रहेगा। उसे इस बॉक्स के बाहर कुछ पता भी नहीं है कि कोई दुनिया है। उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये वाला। तो ये कर्नल के साथ जो कुछ भी कॉन्वर्सेशन करेगा, ये अपने वाले कॉन्वर्सेशन रखेगा, ये अपने वाले रखेगा। एक दूसरे से ना कोई मतलब नहीं है। इनिशियली प्रीवियसली क्या हो रहा था कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है,
तो कर्नल आपको क्या कहते हैं, जावा की जेवीएम वगैरह में सब प्रोसेस इनिशिएट कर रहा है। अब वही जावा 11 को भी करना यूज करना है, वही जावा 13 को करना था, तो वो कंफ्यूज हो जा रहा था कि भाई प्रोसेस एक ही है, दो लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने पूरा ही सेपरेट कर दिया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर कोड, ऐसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर कोड। तो अब एक दूसरे से इनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही आप 2 पार्टीशन की जगह 4 वर्चुअल मशीन कर सकते हो, 8 कर सकते हो। ठीक है? हाँ भैया। देखो, अब वर्चुअलाइजेशन में एक जो धीरे धीरे प्रॉब्लम समझ में आई, वो ये समझ में आई कि आप जितनी वर्चुअल मशीन बना रहे हो ना, उतने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या गेस्ट ओएस मेंटेन करना पड़ रहा है। रिसोर्स बच जाएंगे या फिर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, हर वर्चुअल मशीन के लिए आपको एक गेस्ट ओएस की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आपको एक हाइपरवाइजर या वर्चुअलाइजेशन का कोई टूल यूज करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से आप ये चीज अचीव कर पाओगे। तो कई बार ये फ्री होता है, कई कंपनीज इसको पेड यूज करती हैं। तो हमको एक हाइपरवाइजर भी चाहिए होगा, इसको हाइपरवाइजर एक्चुअली बोलते हैं। जो वर्चुअलाइजेशन करता है वो हाइपरवाइजर है। वर्चुअलाइजेशन एक कंसेप्ट क्या है कि यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट वी कैन सेपरेट और वी कैन आइसोलेट द रिसोर्सेस। आप रिसोर्सेस को आइसोलेट कर सकते हो। इस इस लाइन का क्या मतलब है कि आपका ओएस या आपकी वर्चुअल मशीन एक दूसरे से आइसोलेटेड है, बट स्टिल आप जो रैम और सीपीयू यूज कर रहे हो वो तो शेयर्ड ही यूज कर रहे हो। एक बड़ा सा रैक है, उसी के पार्टीशंस आप यूज कर रहे हो। तो ये इसका एक पॉइंट है। तो हाइपरवाइजर एक्चुअल में होते कितने टाइप के हैं? तो क्या है? तो पहला टाइप होता है इसका टाइप 1, इसका नाम ही है टाइप 1 हाइपरवाइजर। और उसका दूसरा नाम है बेयर मेटल हाइपरवाइजर, या इसी को बोलते हैं हम नेटिव हाइपरवाइजर। ये ना काफ़ी एडवांस है।
इसके लिए आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा सर्वर पर ही इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि हार्डवेयर लेवल पे वर्चुअलाइजेशन करता है। और ये मोस्टली पेड ही होते हैं। जैसे एग्जांपल में कोई बोलेगा कि VMware ये कंपनी है जो इस टाइप का टाइप 1 हाइपरवाइजर प्रोवाइड करती है। उसके बाद से आपका ESX है, ESXi भी है, किसी को 2 वेरिएंट है इसके। और उसके बाद से Citrix का .zen है। थ्योरी है, बस आपको ऐसे डीप में जाके नहीं पढ़ना है। यानी आपका हार्डवेयर ही डायरेक्ट वर्चुअलाइज हो जाएगा। कहाँ यूज़ होता है? तो जितने भी क्लाउड कंपनीज हैं, ठीक है, इस टाइप का एक रैक होता है जिसके अंदर आपके पूरे CPUs का और रैम का पूरा हार्डवेयर रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको करना होता है वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, ऐसा तो है नहीं कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा फिर उसके ऊपर एक हाइपरवाइजर या वर्चुअलाइजेशन का कोई टूल इंस्टॉल करेंगे। ये डायरेक्ट हम सर्वर के ऊपर ही इंस्टॉल कर देते हैं, टाइप 1 वाला। उसके बाद से दूसरा है आपका टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 2 हाइपरवाइजर को ही यहाँ पर बोल सकते हो कि दिस नीड्स अ होस्ट OS टू रन एंड क्रिएट द वर्चुअलाइजेशन। इसको आपको यूज़ करने के लिए पहले एक होस्ट OS की ज़रूरत पड़ेगी और फिर जाके हम उसको वर्चुअलाइज कर जाते हैं। एग्जाम्पल में आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। अब जैसे एग्जाम्पल में हमने एक लिया ना, ये वर्चुअल बॉक्स, तो ये डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा। तो डाउनलोड होगा ही कैसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा हमारे पास? तो हमें एक होस्ट एप्लीकेशन या होस्ट OS मैंडेटरी चाहिए होता है। उसके बाद से हाइपर वी, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। VMware का ही वर्क स्टेशन आता है। तो ऐसा, ये जो कंपनीज है ना, ये इन कंपनीज ने अपने अपने मार्केट में टूल्स बना रखे हैं जिसकी हेल्प से हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाइपरवाइजर या वर्चुअलाइजेशन। हाँ। और देखो, ये टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। उसका रीज़न क्या है कि देखो, जब जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आता है मार्केट में। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए बस हमें उसका प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से नया आया। तो नई चीज़ सीखना आसान हो जाएगा अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो। सोर्स बच जाता है, रिसोर्स लाइट वेट नहीं है। देखो, हर वर्चुअल मशीन के पास अपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, जो हम लोग वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं। तो इसमें देखो, हर एक वर्चुअल मशीन, जैसे ये जो 2 ही बनाई है मैंने, सपोज मैं 8 बनाता, तो 8 गेस्ट OS मुझे नीड जरूरत पड़ती है और उनको मेंटेन करना पड़ता है। ईच वर्चुअल मशीन रिक्वायर्स अ गेस्ट OS। ठीक है, विच बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो जितने ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उनको मैनेज करना पड़ेगा और
जब 8-8 10-10 20-20 ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना हो, उनको अपडेट करना, उनको अपग्रेड करना, पैचिंग करना, ठीक है, कभी कोई इशू आ रहा है उसको फिक्स करना, उसके यूजर्स को मैनेज करना, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत आएगी अगर आपके पास ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे तो। दूसरा पॉइंट कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। रिसोर्स यानी रैम और सीपीयू की बात कर रहे हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन रैम और सीपीयू इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि सबको पार्टिकुलर देना पड़ता है। देखो, हमको एक्चुअल में क्या करना था, हमको एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर चलाना था, ठीक है, ये एप्लीकेशन चलाना था, ये एप्लीकेशन चलाना था, और ऐसे 5 एप्लीकेशन चलाने थे। बट उन 5 एप्लीकेशन को आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट है ताकि वो ईजिली और स्मूथली वर्क कर सकें। प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके साथ ये फ्री में गेस्ट ओएस आ रहे हैं, तो इनको एक तो मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा 5-5 गेस्ट ओएस को, प्लस ये गेस्ट ओएस चलने के लिए, अपने खुद के चलने के लिए भी कुछ ना कोई रैम और सीपीयू लेंगे। अब समझो सेंटोस है और यूआई बेस्ड है, तो 4 GB रैम तो ये अकेला, या 2 GB रैम मान लेते हैं कि 2 GB रैम तो ये अकेला कंज्यूम करेगा, 1 CPU अकेला कंज्यूम करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, 2 GB रैम और विंडो डाल दिया तो 32 GB रैम, 8 GB रैम अगर विंडो 10 है तो, और 2 CPU मिनिमम चाहिए सिर्फ ओएस को चलने के लिए। तो सोचो कि 128 GB में से 2 GB 2 GB 4 GB यही ले गया। अगर आपने एक और अपने वर्चुअलाइजेशन किया, आपने कहा मैं एक और बना लेता हूँ, 64 के नहीं रख रहे हम, 32 के रखते हैं, और विंडोज ले लिया, तो 4 GB वो अकेला ही खा गया। तो इसमें रिसोर्स का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। पाँच वर्चुअल मशीन यानी 5 गेस्ट ओएस, 5 गेस्ट ओएस अपना जो भी रैम और सीपीयू कंज्यूम कर रहे हैं वो सब करेगा ही करेगा। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा था। अगला प्रॉब्लम कि वीएम्स जो थे, जो वर्चुअल मशीन्स हम बना रहे हैं, वो बहुत ही हैवी वेट थे, आर हैवी वेटेड एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कॉन्फ़िगर देम। अब हमसे कोई बोलता है कि ठीक है 2 मशीन है, अभी भी 128 GB है, मान लो 32 के पोर्शन थे, तो एक और 32 GB बना दो, तो इट्स नॉट लाइक कि अब मैं अभी 2 मिनट के अंदर बना दूंगा, कम से कम मुझे आधा घंटे से 1 घंटा तक लग जाता था उस गेस्ट ओएस को सेटअप करना, पूरा बूट करना। आप लोगों ने अगर विंडो इंस्टॉल किया होगा तो 20 से 25 मिनट विंडो इंस्टॉल होने में लेती है, ये लेटेस्ट वाली लेती है। जो 1 महीने पहले, 1 महीने नहीं, 5 साल पहले वाली जो थी, उनको तो इंस्टॉल करने में ही 1-1 घंटा लग जाता था। तो ये बहुत हैवी होते हैं और इनको सेटअप करने में, कॉन्फ़िगर करने में बहुत टाइम लगता है। अगर मुझसे किसी ने बोला कि 128 GB का रैक है और मुझे 16-16 GB की सपोज 8 मशीनें चाहिए, ठीक है, तो अब सोच लो पूरा 2 दिन 3 दिन मान के चलो कि आप 3 से 4 दिन लोगे ये सेटअप करने में। 4 एप्लीकेशन चलाने के लिए 4 वर्चुअल मशीन चाहिए, तो 4 घंटा मिनिमम चाहिए आपको ये सेटअप बनाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये। दूसरा कि इफ ऐप 1 नीड टू कम्युनिकेट विथ ऐप 2, समझो कि हमारा जो एप्लीकेशन 1 है वो एप्लीकेशन 2 से कम्युनिकेट करना चाहता है। एप्लीकेशन 1 हमारा इसके अंदर चल रहा है, एप्लीकेशन 2 से कम्युनिकेट कराना चाहता है, तो इनको आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए बहुत, ये समझो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते थे। क्यों? पहले आप इसका फायरवॉल ऑन करोगे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक फायरवॉल होता है, वो फायरवॉल ऑन करोगे, उसके पोर्ट्स वगैरह ऑन करोगे, उसकी नेटवर्किंग अलाउ करोगे, फिर इसके भी सेम चेंजेस करोगे, तब जाके ये इसके पोर्ट पर बात कर पाएगा। If app 1 needs to communicate with app 2, it become very problematic, since we need to
configure a lot of changes. ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि बात करेगा ही करेगा, बट अगर करना पड़ा तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। देखो एक और इशू जो सबसे ज़्यादा फेस करते थे वो लोग, वो क्या करते थे कि मान लो ये मेरा रैक है और मुझसे बोला गया कि आपको 4 वर्चुअल मशीन पे मेरा यही एप्लीकेशन 4 मशीनों पे चला दो अलग अलग। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो सर्वर पे एक गेस्ट ओएस इंस्टॉल करोगे। गेस्ट ओएस के बाद आप उस पर एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करोगे किसी कंपनी का, और देन आप उस पर पार्टीशंस बनाना शुरू करोगे। मुझसे बोला गया कि आपको 4 एप्लीकेशन 4 अलग अलग सर्वर में या 4 अलग अलग वर्चुअल मशीन में चलाना है, एक डेव के लिए, एक यूएटी के लिए और 2 पीओसी के लिए। ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन 1 हो गई। सेम एप्लीकेशन चलाना है तो सेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको सब में गेस्ट ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब जैसे कि आपने क्या किया, अपनी टीम वालों के साथ बैठ के ये चीज़ स्टार्ट किया कि सब लोग उबंटू 22 का वर्जन या और पुराना ले लेते हैं, उबंटू 16 चारों में इंस्टॉल कर दो। गेस्ट ओएस चारों में इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, गेस्ट ओएस चारों में इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। तो जब हम यही चीज़ 4-4, 5-5, 8-8 मशीनों में करते हैं तो इट कैन बी द प्रॉब्लम कि इसमें वो सही चल रहा था, इसमें वो अब नहीं चल रहा हो सही से सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि हो सकता है वर्जन गलत डल गया हो, गेस्ट ओएस के हिसाब से कोई फाइल मिसिंग हो। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप सेम चीज़ को पहले चला लेते हैं, फिर दोबारा आप चलाते हैं तो वो बोलता है कि ये मिसिंग है, वो मिसिंग है। तो ऐसा उनके टाइम पे भी बहुत होता था कि जो जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो हो सकता है जो सॉफ्टवेयर अभी आपने उस पर डाला उसका गलत वर्जन इसमें इंस्टॉल हो गया। ठीक है, कोई किसी और में ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन ही अलग हो गया। तो ऐसा बहुत होता था। तो इसलिए लास्ट पॉइंट हमने लिखा है कि टू कॉन्फ़िगर सॉफ्टवेयर्स एंड लाइब्रेरी इन डिफरेंट मशीन कैन कॉज एरर ड्यू टू वर्जन इनकॉम्पेटिबिलिटी, या फिर बोल देता हूँ ड्यू टू वर्जन मिसमैच। आसानी से ऐसा बहुत होता था। अब प्रॉब्लम क्या आती थी कि ये एप्लीकेशन यहाँ चल गया, यहाँ नहीं चला। क्यों? इसका सॉफ्टवेयर का वर्जन गलत हो गया, या इसके गेस्ट ओएस का वर्जन मिसमैच हो गया, कोई लाइब्रेरी मिसिंग हो गई इंस्टॉल होते वक्त, कोई पर्टिकुलर फाइल नहीं मिल रही उसको। जब आपने ऐसे ही 8 या 10 मशीनों पे करोगे तो इट कैन बी पॉसिबल कि ये बार बार सही वर्क ना करे। किसी में आप प्रॉपर इंस्टॉल हो पा रहा है, किसी में नहीं हो रहा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इशू आता था। 6th इशू क्या था कि VM बूटअप टाइम इज वेरी हाई। जैसे कि अगर मुझसे बोल दिया कि इस मशीन को एक बार बंद करके चालू करना है तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बंद होता था इसका, और फिर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से चालू होता था। तो ये 10-10, 15-15 मिनट ले लेता है। सिमिलरली किसी ने बोला VM4 को एक बार बंद करके चालू कर दो, तो ये पूरा बंद होने में
चालू होने में टाइम लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि इस पे गेस्ट ओएस है, यानी पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बंद होने में, चालू होने में टाइम लेता है। ठीक है। और एक और कि नो रिसोर्स शेयरिंग बिटवीन वीएम्स इज पॉसिबल। यानी कि जैसे कि मुझे लगा कि ये मशीन 32 GB रैम के लिए मैं इसको एलोकेट कर रहा हूँ, इसको भी 32 GB रैम के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। और इस पे मान लो कोई अलग वर्जन चलाना है और 32 GB। लेटर मुझे बाद में पता चला कि ये जो एप्लीकेशन है ऐप वन को सिर्फ 16 GB की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। और इस पे सपोज मेरा एप्लीकेशन है ऐप 4 और इसको रिक्वायरमेंट है 40 GB की, तो ये वर्चुअल मशीन इसका रैम और CPU नहीं ले सकती। यानी वर्चुअल मशीन्स आपस में रिसोर्स की शेयरिंग नहीं कर सकते। आपने हाइपरवाइजर से जब ये वर्चुअल मशीन बनाया तभी आपने बोल दिया कि 32 GB इसको देना है। अब भले ये यूज़ 5 GB करे, 10 GB करे, ये 32 GB लेके रखेगा अपने पास। इसका 10 GB अब हम इसको नहीं दे सकते। तो ये इशू बहुत आता है क्योंकि आपको नहीं पता रहता कि एप्लीकेशन मेरा एक्चुअल में कितना कंज्यूम करेगा जब तक कि आप उसे रन नहीं करते। फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसको डिस्ट्रॉय करोगे, इसको डिस्ट्रॉय करोगे, फिर एक नया वर्चुअल मशीन बनाओगे 40 GB वाला और एक बनाओगे आप 22 GB वाला। ठीक है। इस टाइप से आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो थोड़ा बहुत भी रिसोर्स एलोकेशन या रिसोर्स शेयरिंग बिटवीन वर्चुअल मशीन पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज आते हैं। क्लियर है? इशू क्या है? ये पॉइंट्स हैं। और सेम ऐप 1 कैन वर्क और रन इन VM1 बट कैन नॉट बट माइट नॉट रन इन VM2। ये सब हो जाता है ड्यू टू सम मिसमैच और फाइल कॉन्फ़िग इशूज। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको 10 मशीनों में माई सीक्वल का ये सेटअप करना है, डेटा डंप करना है, ये करना है, यूजर्स ये बनाने हैं, डेटाबेस ये बनाने हैं, तो जब आप मैनुअली इस चीज़ को 10 बार करोगे 10 मशीन में, तो हो सकता है एक दो मशीन में वो सही से काम ना करे, बोलेगा माई सीक्वल की ये चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ मिल नहीं रही, या फिर ये चीज़ परमिशन नहीं है, या फिर आपका ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सही काम नहीं कर रहा। तो ये बहुत इशू आते हैं जब आप वर्चुअल मशीन से डील करते हो। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो आपकी रिसोर्स की शेयरिंग नहीं हो सकती बिटवीन वर्चुअल मशीन। तो पहले भी इशू था, वर्चुअलाइजेशन ने कुछ हद तक ये हेल्प कर दी कि हम एक ही मशीन पे 4-4 5-5 एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, बट उसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो ये काफ़ी पूछते हैं व्हाट वर द प्रॉब्लम्स विद द वर्चुअलाइजेशन, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम पता चल गई। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है डॉकर। सॉल्यूशन क्या है? डॉकर। कि आप ये सारी चीज़ें डॉकर के थ्रू करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सेकेंड। ठीक है। तो डॉकर ने ये सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर दिया कि आप डॉकर के थ्रू कुछ भी करोगे ये सारा चीज़ें ओवरकम हो जाएगी। तो व्हाट इज डॉकर? तो डॉकर इज अ कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर बाय विच, हाँ एक और इशू देखो क्या आएगा,
मान लो ये मेरी 4 वर्चुअल मशीन्स हैं, ये इस सर्वर पे चल रही हैं, और कोई बोल रहा है कि मुझे भी यही चलता हुआ एप्लीकेशन एक जगह और चाहिए, मतलब एक और इसकी कॉपी चाहिए। तो हो सकता है ये इसका स्टोरेज फुल हो, ये जो हार्डवेयर है आपका, ये आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर चुके हो, 128 जीबी आपने पूरा कर लिया, तो अब आप इस पे एक वर्चुअल मशीन नहीं बना पाएंगे, तो आपको एक और सर्वर यूज़ करना पड़ेगा जिस पे आप ये चीज़ बना पाएंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सारा काम फ्रेश पूरा फिर से सेटअप करना पड़ेगा। आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, दूसरे सर्वर पे जाना पड़ेगा, उस पे आप गेस्ट ओएस वगैरह है तो काम कर जाएगा, हाइपरवाइजर से हम लोग फिर उस पे वो करेंगे वर्चुअलाइजेशन, और फिर पूरा गेस्ट ओएस इंस्टॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, पूरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, और फिर हम पूरा का पूरा एप्लीकेशन रन कराएंगे। तो ये फिर हैप्टिक हो गया कि यार हमको तो यार एक दूसरे सर्वर पे ये सेम सेटअप चाहिए था, बट फिर से वो 2 घंटे का प्रोसेस है, और एरर आ गई तो फिर से वो 2-4 घंटा और ले जाएगा। ये प्रॉब्लम है। बट डॉकर के थ्रू ऐसा नहीं है। डॉकर में क्या है कि हम एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, बाय विच वी कैन बिल्ड द एप्लीकेशन। बिल्ड करने का मतलब क्या है कि पूरा सेटअप कर लेते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, कॉन्फ़िग चाहिए, उसके बाद आप शिप कर सकते हो। शिप मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले आ सकते हो, वो सब सारी चीज़ उठ के जाएगी। मतलब जब आप ये लेके जाओगे ना सॉफ्टवेयर, इसके लिए जो जो कोड प्लस लाइब्रेरीज हैं वो सब कुछ शिप होगा आपका। ठीक है, ये चारों चीज़ एक तरह से मान के चलिए कि शिप हो जाएगी, और शिप के साथ साथ रन भी कर सकते हो आप एप्लीकेशंस को। यानी कि अब मुझसे कोई बोलता है कि तुम्हारा ये एप्लीकेशन चल गया, मैंने बोला हाँ वो डॉकर के थ्रू चल गया, और कोई बोलेगा कि ये सेम एप्लीकेशन मुझे भी चाहिए, मेरे मशीन में भी चला दो, तो मुझे वो सारा चीज़ नहीं करना पड़ेगा, फिर से मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ, फिर से मैं लाइब्रेरीज इंस्टॉल करूँ। एक बार चल गया, आपने उसकी इमेज बना ली, इमेज को आप इजीली कहीं भी शिप कर सकते हो, और वो एक बार रन कर गया तो अब वो दुनिया में हर मशीन पर रन करेगा। ये इसका बेनिफिट है। टू वी कैन रन द एप्लीकेशन एज, और जब एप्लीकेशन चलता है तो उसको बोलते हैं हम कंटेनर। तो डॉकर इज अ कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म बाय विच वी कैन बिल्ड द एप्लीकेशन, वी कैन शिप, वी कैन रन द एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ थोड़ा बहुत भी कि कुछ तो इसने किया। अब एप्लीकेशन चलेगा कहाँ, तो डॉकर की हेल्प से एक कंटेनर बनता है। कंटेनर क्या होता है, एक एम्प्टी बॉक्स, उसमें हमने वो सारी चीज़ें रख दी जो जो एप्लीकेशन को चलने के लिए चाहिए। एक सेकंड। तो डॉकर में ये चीज़ कैसे हो जाती है कि आपके पास सर्वर है, आपने उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, और इसके ऊपर आपने एक टूल यूज़ किया हाइपरवाइजर की जगह पे डॉकर।
या कंटेनराइजेशन टूल, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो कंटेनराइजेशन हेल्प करता है। ठीक है, आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जो कंटेनराइजेशन हेल्प कर रहा है। अब आपको वो एप्लीकेशन चलाने के लिए आप अपना कोड दीजिए, कोड के साथ साथ जो भी सॉफ्टवेयर आपने बताया वो और ये चल जाएगा। सिमिलरली आपको दूसरा कंटेनर बनाना है, आप सेम काम कर सकते हैं। आपको उसके लिए जो कोड देना है आप अपना कोड मेंशन करिए, कोड के बाद जो भी आपको कॉन्फ़िग फाइल्स देनी है वो दे सकते हैं, अगर हैं तो। कॉन्फ़िग फाइल्स का ऐसे मैंडेटरी नहीं होता है कि हमेशा रहें। लाइब्रेरीज जो जो चाहिए वो, और जो जो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। बट ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चल जाए। कोई भी आपने ऐसा सॉफ्टवेयर चलाया जो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चल जाए? नहीं, कौन सा? नहीं चलाया ऐसा तो कोई। है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए ही ना। अगर आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो कुछ चलाओगे कैसे? वो तो ऑन ही नहीं होगा, बूट लोडर पे आके रह जाएगा। तो इसको भी चलने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लेकिन ना जो जो काम की चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम में वो लेता है वो इससे, ठीक है। और साथ में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी एप्लीकेशन को, या मिनिमम गेस्ट ओएस जो है ना एकदम कि एमबी में 10 एमबी 5 एमबी जो जो बस प्रोसेस को आइसोलेट कर सके, बस वही वही इसके पास रहती हैं। तो ये समझ लो कि जैसे अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले उबंटू जब हम गेस्ट ओएस इंस्टॉल कर रहे थे 1 GB 2 GB का जा रहा था, तो उसमें से भी जो काम काम की चीज़ें थी ना, जैसे कि नेटवर्किंग के लिए इसको थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए, प्रोसेस मेंटेन करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए, वो सब ये अपने पास रखेगा। बाकी सब ये कर्नल का ही यूज़ करेगा, वो होस्ट ओएस का ही यूज़ करेगा। सिमिलरली आपको अगला कंटेनर बनाना है, सेम वही कंसेप्ट रहेगा आपका। ठीक है, और ये भी जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट साथ में लाएगा और होस्ट ओएस का ही यूज़ करके चला देगा। तो आपकी चीज़ें तो चल ही रही हैं, इसने जो वर्चुअलाइजेशन की प्रॉब्लम थी ना वो सारी सॉल्व कर दी। यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस इसने हमें प्रोवाइड करा दिए। पहला कि इट इज लाइट वेट। लाइट वेट का कहने का क्या मतलब है, ये बहुत ही कम एमबी के होते हैं। ये समझ लो कि ये मैक्स टू मैक्स होगा ना तो 20 MB का, जब ये रन करेगा तो 100 MB खाएगा बस पूरा चलने के लिए हमारा एप्लीकेशन। 100 MB के मान लो, तो समझो जो अभी आप एक 64 GB या 128 GB में 4 वर्चुअल मशीन बना पा रहे थे जिसमें आप 4 एप्लीकेशन रन कर पा रहे थे, अब आप कितने, कम से कम 100 एप्लीकेशन या 50 एप्लीकेशन को ईजिली रन कर सकते हैं। ये बेनिफिट है इसका। दीज आर लाइट वेट बिकॉज क्यों, नो गेस्ट ओएस, इनके पास खुद का कोई गेस्ट ओएस नहीं है। इट शेयर्स द होस्ट ओएस कर्नल, जो होस्ट ओएस का कर्नल है वही यूज कर लेगा, बस मैंडेटरी चीजें रखेगा। इट ओनली
carries some mandatory OS फाइल्स, जो हमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए चाहिए होता है, सिर्फ वही छोटी छोटी फाइल्स ये कंटेन करता है, बाकी सब ये गेस्ट का यूज़ करेगा। दूसरा, डज नॉट रिक्वायर एनी हाइपरवाइजर, इसके लिए हमें कोई हाइपरवाइजर इंस्टॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस डॉकर एक इंस्टॉल किया हो गया। सबसे बड़ा एडवांटेज, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट एलोकेट एनी स्पेसिफिक रैम और CPU टू कंटेनर। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी रिसोर्स की वेस्टेज नहीं होगी। इसको चलने के लिए अगर 100 MB चाहिए तो ये 100 ही लेगा, इसको चलने के लिए सपोज अगर 50 MB चाहिए तो ये 50 MB ही लेगा, इसको चलने के लिए अगर 200 MB चाहिए तो ये 200 MB ही लेगा। ये बेनिफिट है। तो अब ऐसा नहीं है कि इसने 100 ले लिया, ये चलने के लिए इसको 50 ही चाहिए लेकिन फिर भी ये 100 लेके बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर चलने के लिए 50 चाहिए तो 50 ही लेगा, चलने के लिए 200 MB चाहिए तो 200 ही लेगा। ये इसका बेनिफिट है। यानी कि नो आइसोलेशन ऑफ हार्डवेयर, इसके थ्रू हम हार्डवेयर का कहीं भी आइसोलेशन नहीं कर रहे हैं। हमने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि इसको 100 MB मिलेगा, इसको 500 मिलेगा। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा कि कंटेनर रन्स ओनली व्हेन देयर इज एनी प्रोसेस रनिंग इनसाइड इट। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने इससे बोला कि मुझे एक पाइथन का कोड चलाना है और वो कोड चलने में 10 मिनट लगता है, तो मैंने इसके अंदर पाइथन का कोड चलाया। 10 मिनट चलने के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा और ये 200 MB जो रैम यूज़ कर रहा था, CPU यूज़ कर रहा था, वो वापस दे देगा। इसको सपोज 2 घंटे चलना था, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। इसको समझो 24 आवर्स चलना है, हमेशा चलना है, तो ये चलता रहेगा। तो जब तक इसके अंदर की ये प्रोसेस चल रही होंगी, जो काम हम करवा रहे हैं वो काम कर रहा होगा, तब तक ही ये चलता है। जैसे ही वो काम खत्म, वो सब कुछ बंद कर देगा। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको रिसोर्स की वेस्टेज नहीं होती। क्लियर है? जो जो उस कंटेनर के अंदर चीज़ें चल रही हैं, वो अब कौन मैनेज करेगा? होस्ट का कर्नल। ठीक है, इसकी वजह से ये लाइट वेट है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डॉकर एंड वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअल मशीन या वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तो उसके और इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो, ये हैवी वेट होती है क्योंकि इनके अंदर गेस्ट ओएस होता है, और इनकी परफॉर्मेंस लिमिटेड होती है, इतनी स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं है इनकी। ऊपर से ईच VM हैव इट्स ओन गेस्ट OS
और आप हार्डवेयर लेवल पे ही वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो, क्योंकि आपने क्या किया था, हार्डवेयर को ही बांट दिया था कि 32 GB उसको मिलेगी, 20 GB उसको मिलेगी। और वो गेस्ट ओएस हैवी होते हैं, जब वो हैवी है तो उसको स्टार्टअप होने में भी टाइम लेगा। हम इनिशियल स्टेज पर ही डिफाइन कर दे रहे हैं कि उसको कितना रैम कितना सीपीयू चाहिए। ठीक है, इट इज़ वेरी सेफ। ये थोड़ा सेफ होता है क्योंकि इनके बीच में कम्युनिकेशन, एक मशीन को दूसरे मशीन के बीच में कम्युनिकेशन कराना हो तो वो काफ़ी टिपिकल होता है, क्योंकि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके फायरवॉल्स, उसके पोर्ट्स वगैरह बहुत, मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही आप उसको एडिट कर पाते हो, तो ये सेफ हो गया। बट वही है कि अगर बात करना हो तो वो हमारे लिए हैप्टिक हो गया। डॉकर में ऐसा क्या है कि लाइट वेट है, ठीक है, परफॉर्मेंस बहुत हाई परफॉर्मेंस है इसकी, दे शेयर्स होस्ट ओएस, ठीक है। इसमें आप ओएस लेवल पर वर्चुअलाइजेशन करते हो, ना कि रिसोर्स लेवल पे, यानी हार्डवेयर लेवल पे नहीं, हम ओएस लेवल पे वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं। ओएस एक ही था, उसके ऊपर हमने वर्चुअलाइजेशन कर दिया। स्टार्टअप टाइम इज मिनिमल, यानी कि ओवरऑल अगर मुझसे कोई पूछता है कि डॉकर या उसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं अगर साइज़ की बात करूँ तो साइज़ वाइज डॉकर जो है ना, वो है समझ लो रैट है, जबकि वर्चुअल मशीन वीएम क्या है, तो वीएम ये समझ लो आप एलिफेंट है। लेकिन अगर वही मैं बोलूँ परफॉर्मेंस वाइज, तो परफॉर्मेंस वाइज में क्या उल्टा है ये, कि डॉकर क्या है, तो आपका भाई वो टाइगर है, एंड वीएम आपका क्या बोलते हैं, एलिफेंट ही बोल देते हैं। ठीक है, स्पीड की बात करें तो अगेन डॉकर आपका क्या बोल सकते हो कि टाइगर है, बहुत अच्छी स्पीड देता है, आपको कोई भी बंद चालू करना हो कंटेनर्स को ईजिली मिली सेकेंड्स में आप बंद चालू कर सकते हो। एंड वर्चुअल मशीन को अगेन आप बोल सकते हो कि एलिफेंट। तो मतलब हैवी है ये क्लियर हुआ इतना। अब जैसे मुझसे कोई बोलता है कि ठीक है वर्चुअल मशीन या आप जो भी बोल रहे हो डॉकर वगैरह बहुत पावरफुल है, इतना यूज़फुल है, कैसे क्या इंस्टॉल करते हैं, तो डॉकर का एक प्लेटफॉर्म आता है, आपको इंस्टॉल करना होता है, पैकेज बोल दो,
अच्छा, आप AWS से बोलते हो कि मुझे 2 GB की मशीन दे दो, तो ऐसा है क्या कि AWS ने बहुत सारे वहाँ कंप्यूटर रखे हुए हैं, वो आपको कनेक्ट कर देता है? AWS ने क्या किया है, बड़े बड़े सर्वर्स यानी रैम और CPU सब मेंटेन करके रखे हुए हैं। जैसे ही आप बोलते हो कि मुझे 1 GB रैम चाहिए, वो आपको तुरंत वर्चुअलाइजेशन करके, वो भी कौन सा, हाइपरवाइजर 1 या टाइप 1 आपको तुरंत प्रोवाइड कर देता है। तो वो देख रहे हो, विद इन सेकेंड्स, 10 से 15 सेकेंड में आप जो मशीन बोलोगे वो आपको प्रोवाइड करा देगा। तो वो ऐसा नहीं है कि उनके पास पहले से बना हुआ है, आपने बोला मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, प्री कॉन्फ़िगर्ड इमेजेस, और देखो यहाँ पर अब ये तो मेरी चॉइस है। अभी मैंने बोल दिया उनसे कि मुझे कितना चाहिए, सपोज 72 CPU और 192 GB रैम चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट करूँगा, वो तुरंत वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन करके, वो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं सारे, वो तुरंत वर्चुअलाइजेशन होता है और आपको रैम और CPU वाली वो सर्वर एलोकेट हो जाता है, जिसके अंदर उबंटू की प्री कॉन्फ़िगर्ड इमेज लगी रहती है, यानी कि उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बस कॉपी पेस्ट किया और वो रन हो जाता है। आई थिंक ये आईडी में कुछ इशू आ गया है, चल नहीं रही है। चलो लैब कल से ही देखते हैं। तो आज थोड़ा बहुत आइडिया लगा, लाइक ट्रेडिशनल सेटअप क्या था, फिर वर्चुअलाइजेशन आया तो क्या हुआ, फिर उसमें भी कुछ इश्यूज आए, उसको ओवरकम किया डॉकर ने। तो अभी तो सिर्फ थ्योरी है, एक्चुअल में नहीं समझ में आ रहा होगा डॉकर क्या है, कैसे वर्क कर रहा है।